डॉक्टर साहब, मैं ये समझता रहा हूँ, आपने मिस्र की बात की तो चले ज़रा खुल के इस बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपके सामने सवाल खुल के ही रख देता हूँ। मेरा आज से यानी कि एक दिहाई से फॉर ओवर अ डेकेड मैं कन्विंस्ड रहा हूँ इस बात पे कि सऊदी अरब को पाकिस्तान और मिस्र में डेमोक्रेसी सूट नहीं करती। इसलिए सूट नहीं करती कि मुस्लिम ममालिक में सिर्फ इन्हीं दो मुल्कों के पास बड़ी फ़ौजें, ताकतवर फ़ौजें हैं, और यही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं। एक मिडल ईस्ट, एक अफ्रीका में है कि यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी इन दो मुल्कों में कामयाब होती तो ये नैरेटिव कि इस्लाम के साथ डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, ये फेल हो जाता। ये और उसका नतीजा ये होता कि मिडल ईस्ट में जो मोनार्कीज हैं वहाँ पे भी आता कि भाई ये काम तो हमारे यहाँ चल सकता है, ये इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस्लाम और डेमोक्रेसी की आपस में। सऊदीज ने ना मिस्र में कभी डेमोक्रेसी पनपने दी, उनको उनको भी पैसा लगाते रहे, यहाँ पे भी पैसा लगाते रहे। Saudi money destroyed democracy in Egypt and in Pakistan. That is what it is. You know what I mean? और I'm sorry, मैं जहाँ बैठ के ये बात इस तरह से खोल के कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ, अल्लाह मालिक। नहीं आप क्यों नहीं उठाते सर, आपका कुछ और भी नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सर इंपॉर्टेंट बात आपने लेकर आ गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका जो टाइटल है इसके मैं अलग से भी नहीं जानना चाहता, यानी यूएस चाइना ग्रोइंग क्लोजर, ये तो मैंने आज से नहीं बताया, ये आप मेरी प्रेडिक्शन ले ले और ये मैं दोबारा से प्रेडिक्ट कर देता हूँ। यानी आप यूं समझ लें कि चाइना का फैसला होगा कि वो इंडस्ट्री कहाँ लगा रहा है। मैं अगले आने वाले वक्त में साउथ साउथ कॉर्पोरेशन को, ग्लोबल साउथ को बहुत मजबूत देख रहा हूँ। अच्छा, पूरे अफ्रीका के अंदर जो तेल है, मैंने कल आपको बताया तकरीबन 71,000 से ज्यादा कुछ बना ले, यानी 71,000 कुछ जो है बैरल, 1000 बैरल तेल अभी अनएक्सप्लोर्ड है, जो एक्सप्लोर हो रहा है। अच्छा, बाकी जगहों के ऊपर तकरीबन 2,48,000 बैरल पूरी दुनिया में, जिसमें ओपेक प्लस के, ओपेक में 13 और ओपेक प्लस में 10 ममालिक बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये सारे जो प्रेशर बनाएंगे इन कंपनीज के पीछे, उस्मान शाहिद साहब को आइडिया होगा, मेरा सवाल छोटा छोटा देते जाए, इन सारी कंपनीज के पीछे जो है वो कौन है? उनके पीछे जो है मुख्तलिफ कंपनीज ही होंगी ना। मतलब अरामको कोई कंपनी होगी, कोई उसके अंदर अमेरिकन कंपनीज मजीद होंगी, उसके पीछे जो है वो बड़े सरमायाकार होंगे। तो पूरी दुनिया का सरमाया है वो 33% से ज्यादा जूस के पास है। अच्छा, उसके बाद जो इन्वॉल्व है वो चर्च है। अच्छा, आप लोगों ने कहा कि तहजीबों का तसादुम होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा, और उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि तहजीबों के तसादुम में दो ही जो है ना वो दिमाग खराब किस्म की कौमें आपको मिलेंगी। एक तो हिंदुत्वता जो मुदफ्ता बनने की कोशिश की, और वो हिंदुइज्म जो है वो उनकी इतनी ज्यादा है कि आप ये समझ लें कि आपको बेजारी हो जाएगी, इतनी इबादत तो परवरदिगार ने भी नहीं कहा कि आप करें। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो इतनी मोहल्लक हद तक जो है वो सर, वो डेवोस में भी इन्होंने वो ऐसा लगाया हुआ था, वहाँ पे इन्होंने इसी तरीके की जुनूनी मजहबियत जो है वो जूइज्म में, वहाँ पे इसी भी तरह मजहबी की स्टॉल लगाए हुए थे इन्होंने। उसी तरह की जुनूनी मजहबियत जो है वो चर्च जो है वो काफी अरसे से वेट कर रहा था। अच्छा, चर्च के पास इतनी जुनूनी मजहबियत नहीं आ रही थी। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो क्या चर्च और जूइज्म जो है, यानी जायनिज्म जीतेगा या चर्च जीतेगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आइडियोलॉजिकल है उसके अंदर जूइज्म जो है वो जीत जाएगा। अच्छा, उसका ग्रेटर इसराइल का फॉर्मूला जो है वो कब है? मैं इसमें थोड़ा सा ये भी बता दूं कि मौलाए रूम ने एक यानी 6 किताबें जब लिख ली मसनवी की, उसमें 7वें में लिखा कि इतना मालूमात के ज़खायर जो हैं वो जूस के, मुसलमानों के पास अपने नबी के बारे में नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने 2000 साल से उनके पास आ रहे हैं। यानी आप यूं समझ लें कि उनके ये जो मामलात हैं, जो अपनी मुकद्दस जमीन की खोज के लिए जो बनाया गया, वो बड़े जमाने से चला रहे हैं, जबकि यानी तुरात में ऐसी कोई बात थी नहीं। लेकिन ज़ायनिज्म जब है उसमें दो चीजें आई, एक माशी एक्सपेंशनिज्म और दूसरी जो थी वो यानी जो आपकी जमीन की एक्सपेंशनिज्म या एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी जो थी वो थी। अच्छा, जो माशी एक्सपेंशनिज्म थी वो कब की? वो जो है वो ब्लैक रॉक और रॉकफेलर्स और बाकी बहुत सारी और कंपनीज के जरिए हो चुकी हैं। ये सारी की सारी वो कंपनीज हैं वो जूस के तसल्लुत में, जूस की फैमिलीज हैं और पुरानी यहूदी फैमिलीज हैं, ये यहां तक। अच्छा, इसके बाद जो है वो जनूनियत जो है वो हिंदुत्व में आई, लेकिन हिंदुओं के पास फाइनेंशियल एक्सपेंशनिज्म या जमीनी एक्सपेंशनिज्म का कोई इतनी आइडियोलॉजी नहीं है।
वो ये मार खाते रहते हैं, दूध पीते रहते हैं, सांप से डरते हैं, सूरज पे जो उससे डरते हैं। ये खौफजदा लोग हैं, ये पूरे दुनिया के ऊपर तसल्लुत कायम करने वाले लोग नहीं है, ना माशरी तौर पर ये सर दुनिया छोड़े, ये अपने लद्दाख के इलाके बचा ले पहले। अच्छा, अब यहाँ पर सर जो इम्पोर्टेंट बात है, वहां पे फायदा उस्मान शाहिद साहब, यहाँ पर जो होने जा रहा है वो है यूक्रेन के खिलाफ इमदाद रोकी जाने से अमेरिका और रूस को यूक्रेन जंग खत्म करने में आसानी होने का इम्कान है। यानी यूक्रेन जंग अगर वो खत्म होती है तो रशिया को तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपका क्या ख्याल है? जी डेफिनेटली। मैं आज इंटरव्यू देख रहा था अपना, जो उसने दिया है पुतिन ने अपने रशियन टीवी को, कि उसने कहा है कि ये इट कुड हैव बीन अवर्टेड, ये क्राइसिस ना होता अगर डोनाल्ड ट्रंप से 2020 में उसकी प्रेसिडेंसी छीनी ना जाती। वो सेम नैरेटिव जो है वो इस वक्त अपना जो पुतिन की जुबान से मैं सुन रहा हूँ, और वो एक दिन बाद का बयान है। उससे पहले पुतिन थ्रेट कर चुके हैं उन्हें कि अगर आप अपना क्या कहते हैं ठीक नहीं करते मामलात को है तो फिर सैंक्शन रजीम इम्पोज करूंगा मैं आपके ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है पूरे यूरोप के लिए, कि ये अनजस्ट वॉर थी जिसको पैडल करने के लिए यूरोप ने तकरीबन 30 साल सर्व किए इसके ऊपर। गोरबाचोव के बाद जो सदर येल्सन थे वो इस चीज को कोशिश करते रहे कि डॉक्यूमेंट कर लें कि आप ईस्ट वर्ल्ड की तरफ नाटो की एक्सपेंशन नहीं करेंगे। लेकिन यूरोप जो है उसकी, जिस तरह हम पहले बात कर रहे हैं, उसकी ये जो डायकोटमी है उसकी है, और यहाँ आप कह लें कि जो बदफितरत एक तरह से उनकी सोच थी स्पेशल फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे, कि वो आहिस्ता आहिस्ता एस्टोनिया, लटविया, इन इलाकों को, मोल्डोवा की साइड के ऊपर बढ़ते चले गए और पेशेंस थिन कर दिया 2009 तक है। तो मेरे ख्याल में पुतिन को इस जगह तक पहुंचाने के अंदर यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पे मैं आपको उस्मान साहब बताऊं, ये लाटविया की आपने बात की, तो लाटविया के सदर ने एक बहुत तकरीर की थी, आपको याद होगा पिछले साल के करीब, कि जी हमें बहुत खतरा है पुतिन से और ये हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, फलाना होगा। तो मैंने ये यहाँ पे फोरम पे थे यूरोपियन, तो उनसे कहा, मैंने कहा ये लाटविया को क्या, लाटवियन प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने कहा कि ही इज बार्किंग, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि ये खाम खा बीच में कूदा हुआ है और ये बॉल्टिक्स को चढ़ा रहे हैं ताकि ये अमेरिका आके बैठे, यानी पपेट्स हैं बॉल्टिक के अंदर बैठे हुए। दैट्स व्हाट दे मेंट टू से। और इन्होंने और इन्होंने जो लीडिंग नेशंस थी, इन्होंने ये बॉल्टिक्स ने लीडिंग नेशंस को यूरोप की अमेरिका के नीचे लगवा दिया, ये इनका मानना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अगर अपना जंग जो है अपना अगर नॉकडाउन होता है अपना क्या कहते हैं यूरोप है, तो वो हीट जो है मोल्डोवा, बाल्टिक स्टेट, रोमानिया साइड पे आएगी, कैलिफोर्निया तक नहीं पहुंचेगी है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बारे में जो स्टेटमेंट आज दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग दी है पुतिन ने। पुतिन का ही इज नॉट इवन अ स्मार्ट गाय, ही इज अ वेरी प्रैग्मेटिक गाय। तो मेरे ख्याल में जो हम इस वक्त अपना देख रहे हैं, मैं रिप्रोचमा देख रहा हूँ इस हवाले से, और पुतिन और ट्रंप की मुलाकात अनकरीब होने वाली है, इस हवाले से उनकी बैकडोर चैनल एंगेज कर दी है उन्होंने सर्बिया में या स्विट्जरलैंड के अंदर, वो 1-on-1। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ट्रंप डीप स्टेट पे बिलीव नहीं करते, ट्रंप डिप्लोमेटिक चैनल पे बिलीव नहीं करते, ट्रंप 1-on-1 मुलाकात के ऊपर बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं जी से डायरेक्ट मुलाकात करूंगा तो मैं कन्विंस कर लूंगा, जिस तरह उन्होंने शुमाली कोरिया के किंग जोंग उन से मुलाकात की थी। तो मैं खुद भी समझता हूं कि अगर पुतिन और ट्रंप जो है टेबल के ऊपर अपना बैठेंगे तो वो डेफिनेटली लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर चीजें पहुंचेंगी। यहाँ पे क्लाउन जो ज़ेलेंस्की जिस तरीके से यूरोप को हमने देखा डिवोर्स के अंदर एग्रीवेट कर रहा है मामले को, और उन्हें बता रहा है कि आपको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा ट्रंप की तरफ से है, तो आप जो है ना थोड़ा सा इस इशू को पैडल करें। लेकिन यूरोप मेरे ख्याल में उतना ही प्रैक्टिकल है जितने आज ट्रंप हुए बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में जो इसी तनहा के ऊपर काम करना पड़ेगा ज़ेलेंस्की को भी है कि 1/5 टेरिटरी जो है वो कन्फिस्केट कर चुके हैं या पुतिन है। तो मेरे ख्याल में पुतिन, असल में प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर पुतिन का ये था कि नैरेटिव उनके हाथ में नहीं था। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका ने और उनकी एलीट कैप्चर ने मैनेज किया मीडिया को, अनफॉर्चुनेटली रशिया और चाइना यहाँ के ऊपर थोड़ा सा मार खा जाते हैं कि उनका कोई इस तरीके से माउथ पीस उस तरीके से एक्टिव नहीं है। डॉक्टर साहब इसके ऊपर शायद बेहतर बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के लिए सवाल ये है कि सर जब ये अब प्रोजेक्ट वाइंड अप हो गया, ये अब 91 वाला वर्ल्ड ऑर्डर वाला, तो अब ये जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम को कौन पूरा फिल करेगा? ये जो लीडरशिप वैक्यूम इन्होंने दिया है, उनके पैसे भी नहीं देंगे, लीडरशिप भी नहीं देंगे, अपने फैसले खुद करो, अपने लिए खुद सोचो, ये उनका क्लियर मैसेज है। आपने वो
पूरी दुनिया में सबकी तकरीरें पूरी सुनी दुनिया है। को चलाने का पूरी दुनिया को चलाने का पैटर्न चाइना दे चुका है। जिस मॉडल को ये कहते थे कि दुनिया का वर्स्टरीन मॉडल है, वो दुनिया का बेस्टरीन मॉडल है। ये मैंने अपनी किताब में लिख दिया है, जिसमें मेरिटोक्रेसी किताब का नाम है। उस किताब में मैंने लिख दिया कि जिसको ये पूरी जिंदगी ये थीसिस देते रहे कि जो वर्ल्ड बेस्ट डेमोक्रेसी है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, टू द पीपल बाय द पीपल। किधर है वो टू द पीपल बाय द पीपल? अच्छा, वो दुनिया का ख्याल रखने, वो पूरी दुनिया का ख्याल रखने वाले मामला रहे और ना वो दुनिया रही, वो माहौलियाती और माहौलियाती जो मामला थे वो किधर है, किसके ऊपर पैसा लगेगा, क्या मामलात होंगे, वो किधर गए? अच्छा, इसके अंदर देखें कि कैसी डिक्टेटोरियल अप्रोच छुपी हुई थी जो बाइडन के दिमाग के अंदर और जो बाइडन रिजीम के अंदर, और जिसको मैं कहता था बाराक ओबामा डॉक्ट्राइन जो चलता रहा। आप ये देखें कि बाइडन ने यूक्रेन के लिए $2.5 अरब के हथियार भेजने का वादा किया था और इस पैकेज में $1.25 अरब के वो हथियार शामिल थे जो अमेरिकी गोदामों में मौजूद है। अच्छा, जब मैं बाइडन का जिक्र करता हूं तो आपने ये नहीं भूलना कि मैं CIA का जिक्र करता हूं, मैं पेंटागन का जिक्र करता हूं, मैं स्टेट डिपार्टमेंट का जिक्र करता हूं और मैं एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र करता हूं। और एस्टैब्लिशमेंट जो मुकम्मल तौर पर वो ट्रंप के साथ नहीं है, CIA ट्रंप के साथ नहीं है, पेंटागन ट्रंप के साथ नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट ट्रंप के साथ नहीं है। अच्छा, अब आप इस बात को बिल्कुल नलीफाई कर सकते हैं, आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ऐसा ही है। जो डिजाइन उन्होंने बनाया था डेमोक्रेसी का, वो ये डिजाइन था कि जहां हम चाहेंगे वहां डिक्टेटरशिप होगी, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो है वो वहां पर गेइज्म भी हो सकता है, वहां पर लिबरलिज्म भी होगा, वहां पे वाहियाती भी होगी, फहाशी भी होगी, हर चीज होगी, लेकिन लिबरलिज्म होगा और बाकी दुनिया में जहां चाहेंगे वो डिक्टेटोरियल रिजीम आएगी। हमारा तो इलेक्शन प्रोसेस फेयर एंड फ्री होगा, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर रिजीम चेंज होगी। आपका इमरान खान हम गिरा देंगे, लेकिन हम अपनी मुल्क में जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर करेंगे। इसी तरीके से उन्होंने एक जमाने में मोदी को लेकर आए थे। मोदी बाइडन चॉइस है, यानी मोदी और मुदफ्ता, यानी हिंदुफ्ता से मुदफ्ता तक पहुंचने के लिए ये सारी बाइडन की इंतजामिया थी। जितना पैसा वहां पर गया और जितना जो है वो आपने अपने फाइनेंशियल अमूर को देखा, सनतों को देखा, इंडस्ट्री को देखा जो बड़े लेवल की थी, यानी टाटा को दी या वो रतन टाटा को मिली या कुछ अडानीज को मिली, अंबानीज को मिली या 2-4 और बड़ी कंपनीज। इसके अलावा तो क्या ग्रास रूट लेवल पे कोई इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन तो आप नहीं देखते ना। कोई मैं आपको इंडिया का मेरा इंडिया महान के अलावा वो सिर्फ शाहरुख खान की एक फिल्म है जिसके अंदर मेरा इंडिया महान होता है, लेकिन अंदर जो है वो पर्दे के पीछे गुरबती। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैं कह रहा था, यहाँ पर एक फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर ये 90 दिन का। सर 90 दिन में आप ये समझ लें, जब मैं ये कह रहा हूँ CIA, एस्टेब्लिशमेंट, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, तो 90 दिन क्यों? सो फिर अगर मुकम्मल तौर पे इसका असर रसूख कायम होता तो मिस्र अभी तक हाथ में क्यों और इजराइल अपनी तक हाथ में क्यों? तो मेरा तो ख्याल बनता है कि ट्रंप जिस तरह का आदमी है उसके अंदर अकल शऊर नाम की तो कोई चीज नहीं है। दुनिया तो इस वक्त इम्प्रेस है, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो बिजनेस आइडियोलॉजी के मुताबिक चल रहा है। और अगर बाइडन भी होता, अच्छा एक फैक्टर और बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि ट्रंप की वजह से चाइना के करीब है, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि बाइडन भी होता तो चाइना के करीब तर होता, इंडस्ट्री चाइना के साथ चल रही होती और चाइना ही को वो उन्होंने यानी प्रोक्लेम्ड जो है वो सुपर पावर चाइना ने अपने आप को करना नहीं था, लेकिन उसको अमेरिका को बाइडन की इंतजामिया के तहत भी चाइना के अंडर चलना पड़ेगा। ये बात तो आप लिख लें, यानी बाइडन का दौर भी होता, यानी कोई भी आप हुकूमत का मॉडल ले लें, उनको इनके तहत चलना होगा। अब स्ट्रक्चरलिज्म पे आ जाए, एक बड़ी बात करने वाला हूं, उसको आप समझ लें, लेकिन इससे पहले मैं एक बात करने लगा हूं। चीन ने, अमेरिका ने जो इनसे छीना था ताइवान और फिर उसके बाद वियतनाम, डॉक्टर मुनव्वर के लिए सवाल भी है इसके अंदर कि आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी हद तक ये रिफ्ट चली गई थी कि अगर तुमने ताइवान को ये किया तो फिर ये होगा, लेकिन प्रेसिडेंट शी ने कुछ नहीं किया। ओल्ड वाइज मैन, ठीक, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, इन्होंने समझा ये गिर गए, नहीं। अच्छा, वियतनाम में इंडस्ट्री मूव की, कुछ नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताएं कि ताइवान का मसला क्या है? ताइवान 4000 से ज्यादा वॉर हेड्स बनाता है अमेरिका के लिए। अब उन्होंने जो ताइवान के ऊपर पैसा लगाया, साबिक सदर बाइडन के दौर के अंदर ताइवान के लिए तकरीबन $571.03 मिलियन दिफाई इमदाद मंजूर की थी, जिस पर चीन ने शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया। इम्कान है कि ताइवान की इमदाद मुंजमद करके
चीन से बेहतर डील की कोशिश की जाएगी। ये अब रिसेंट बात मैंने आपको बता दी। अब मैंने आपके सामने बताया कि एक किस्म का सॉफ्ट तरीके से बाइडेन के दौर में भी, और अगर वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस देता तो इस दौर के अंदर ताइवान चीन को वापस मिल जाएगा फॉर श्योर, इसमें तो कोई शक की बात नहीं।